नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आइए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। एशिया से मिले जुले संकेत, कॉस्पी और ताइवान इंडेक्स में करीब आधे % की गिरावट, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में। जापान के बाजार आज बंद। 20 में हालात सुधरने की उम्मीद से अमेरिकी बाजारों में लौटी तेजी। डाउ जोन्स 140 पॉइंट चढ़ा, S&P 500 भी करीब 1% ऊपर। कल की गिरावट के बाद आज कच्चे तेल में हल्की रिकवरी। ब्रेंट क्रूड $57 के करीब और नाइमेक्स पर भाव $55 के पार। आज बीपीसीएल से अच्छे नतीजों की उम्मीद। पावर ग्रिड के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। मुनाफा 18.5% बढ़ने का अनुमान। और सीसीआई की तरफ से डीएलएफ को एक और बड़ा झटका। 2 दिनों में कंपनी के खिलाफ दूसरी जांच के आदेश दिए। पहली नजर में पाया डीएलएफ को नियम तोड़ने का दोषी। आईटी सेक्टर के लिए नया साल भी रहेगा चुनौती भरा। नैस्कॉम ने घटाया एक्सपोर्ट गाइडेंस। कल सभी आईटी शेयरों में दबाव दिखा। और दिल्ली जीतने के बाद केजरीवाल आज करेंगे मंत्रियों से मुलाकात। वेंकैया नायडू और गृह मंत्री के साथ होगी बैठक। रामलीला मैदान में केजरीवाल के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। 7 दिनों की लगातार तेज गिरावट के बाद कल एक राहत का दिन भारतीय बाजारों के लिए जरूर था, लेकिन कल का सत्र भी देखिए काफी वॉलेटिलिटी भरा था। करीब 150 पॉइंट की वॉलेटिलिटी हमने निफ्टी में देखी और करीब 600 पॉइंट की वॉलेटिलिटी हमने सेंसेक्स में देखी। शुक्र है हरे निशान में जाकर जरूर बंद हुए हैं, लेकिन जो कल एफआईएस के आंकड़े आए बाजार बंद होने के बाद, वहां पर बिकवाली हुई है कैश मार्केट में करीब 1260 करोड़ रुपए की। और इससे जरूर आज थोड़ी सी चिंता बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन कल 2-3 थ्योरीज जो काम कर रही थी वो ये थी कि अब वापस से जो नतीजों का सीजन है उसके ऊपर फोकस होने लगेगा। और आगे चलकर दरअसल बजट एक बड़ा इवेंट है, उसके चलते यहां पर कुछ खरीदारी हुई। इसके अलावा ये भी मान रहे थे लोग कि जो नतीजे हैं जिसमें केजरीवाल जी की जीत हुई है वो दरअसल डिस्काउंटेड हैं। और दलाल स्ट्रीट में अब ये भी लोग मान रहे हैं कि केजरीवाल की जो जीत हुई है उससे बीजेपी के ऊपर कुछ प्रेशर बनेगा और बीजेपी अब तेजी से काम करने लगेगी। इन्हीं सब थ्योरीज के चलते कल हमने देखा हरे निशान में क्लोजिंग हुई। लेकिन अमेरिका से संकेत भी अच्छे हैं। चलिए सीधे चलते हैं संदीप के पास और जानते हैं कि वहां पर किस तरह का एक्शन है। संदीप, ग्रीक के बाजार कल 8% चढ़कर बंद हुए हैं। माना जा रहा है कि जल्दी डील हो जाएगी। बिल्कुल फोकस पूरी तरह से ग्रीस के ऊपर ही, और काफी सारी अफवाहें, काफी सारी जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं वो आ रही है, जिसके ऊपर हमने देखा कल बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आए। कल अगर आप देखें यूएस के बाजार 5 से 1.25% के आसपास की तेजी लेके बंद हुए। लेकिन जब बाजार खुलने से पहले जो फ्यूचर्स थे उसमें हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी, क्योंकि दरअसल अफवाहें ऐसी थी बाजार में कि यूरोपियन कमीशन दरअसल इस पूरा जो डेट प्रोग्राम है उसको लेके कॉम्प्रोमाइज कर चुका है। और जो पूरी डील है, जो डेट प्रोग्राम है उसका ग्रीस का, उसको शायद 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, जो कि 28 फरवरी को उसकी डेडलाइन है। तो उसके बाद हमने देखा यूरोप के बाजारों में काफी अच्छे गेंस थे और यूएस के जो फ्यूचर्स है उसमें काफी अच्छी तेजी दरअसल देखने को मिली। लेकिन शुरुआती कारोबार में दरअसल ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल के सामने आई कि जो जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर है वो शायद इसके ऊपर सहमत नहीं होंगे, जिसकी वजह से शुरुआत में हमने देखा डाउ ने अपने सारे गेंस गवा भी देते। लेकिन दिन के दौरान एक बार फिर से ऐसी सहमति बनी, क्योंकि आज दरअसल यूरोजोन के जो वित्त मंत्री, उनकी ग्रीस का जो डेट बेल आउट प्रोग्राम है उसके ऊपर एक बैठक होने वाली है। और माना जा रहा है कि शायद वहां पे कुछ सहमति बन सकती है, जिसमें ग्रीस के जो वित्त मंत्री है वो नए जो रिफॉर्म्स है वो प्रस्ताव है उनको यहाँ पे सामने रखेंगे। तो उस लिहाज से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि आज जो बैठक होने वाली है वो शायद फ्रूटफुल होगी और वहां पे कुछ फैसला निकल के सामने गया। इस वजह से हमने देखा यूएस के बाजारों में दिन के दौरान फिर से लो लेवल से खरीदारी देखने को मिली। अच्छी खासी रिकवरी लेके डाउ में हमने देखा करीब 140 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो इस उम्मीद में कि डील हो सकती है और ग्रीस से अच्छी खबरें आएंगी। न केवल यूएस बल्कि यूरोप में भी हमने देखा काफी अच्छा कारोबार देखने को मिला। केवल फुटसी लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन कैक डैक्स में अगर आप देखें 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और इसी उम्मीद में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर एशियन मार्केट्स भी आज देखने को मिल रहा है कि काफी अच्छे गेंस के साथ ही ओपनिंग वहां पे देखने को मिली है। जापान के बाजार आज बंद है, लेकिन बाकी बाजार अगर आप देखें तो मोर और लेस वहां पे ग्रीन के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि आज हमारी हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है। तो ओवरऑल मूड काफी पॉजिटिव है, जिसमें खासा फोकस आज ग्रीस पे रहेगा। उस बैठक का क्या आउटकम निकल के सामने आता है, इसी के ऊपर दुनिया भर के बाजारों की नजर है। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी एक मामूली गिरावट के साथ शुरुआत के इंडिकेशन। बिल्कुल, एफएक्स कंपोजिट इंडेक्स देखिए 8% मजबूत था। शुक्रिया आपका। और आज होने वाली यूरो ग्रुप के जो एफएम्स हैं उनकी बैठक पर साफ तौर पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी। अगर कोई सहमति बनती है तो एक अच्छी खबर देखने को मिल सकती है यूरो जोन में। चलिए सीधे चलते
हैं मार्केट साइड एनालिस्ट सिंह के पास। कल की जो एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली वो आज कंटिन्यू रह सकती है या फिर वापस से गिरावट के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इस सब पर चर्चा करते हैं। हाय अनिल, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या अपेक्षा है आज के बाजार से आपकी? हेमंत, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों ही तरह के संकेत हैं। साफ तौर पर ग्लोबल मार्केट से थोड़े से अब संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अब भारतीय बाजार फिर से ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करना शुरू करेंगे, लेकिन लोकल ट्रिगर्स के तौर पर अभी भी कैश मार्केट में एफआईज की भारी भरकम बिकवाली का आंकड़ा 1250 करोड़ से ज्यादा का वो बाजार के अपसाइड को चेक करेगा। यानी कि कल के सेशन में जो कुछ भी हुआ है वो काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग ही होती हुई दिखी है, जो कि खासतौर से इंडेक्स फ्यूचर्स में हुई है। यानी कि अब भी अच्छी खासी खरीदारी आपको कैश मार्केट में देखनी जरूरी है। लेकिन एक बात जो ध्यान में रखनी जरूरी है वो ये कि जनरली जब भी ट्रेंड रिवर्सल होने के संकेत होते हैं तो बाजार एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाने की कोशिश करता है और उसका पहला संकेत कल के सेशन में आता हुआ दिखा है। तो बढ़िया ये होगा अगर एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर बाजार आज फिर से कमजोर खुले, 8500 के आसपास थोड़ा सा वक्त बिताए, वहां से एक रिकवरी देने की कोशिश करे। सेकंड हाफ में अगर पिछले दिनों के ट्रेंड के विपरीत फिर से बाजार मजबूती के साथ बढ़ते हैं तो वो बाजार की सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो कुछ और वॉलेटिलिटी की मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ और वो वॉलेटिलिटी बाजार में एक बॉटम बनाने के फॉर्मेशन के तौर पर काम कर सकती। तो फिर से आज के लिए जो अहम सपोर्ट लेवल रहेगा वो 8475 8500 की रेंज में रहेगा। पुट और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है वो भी शिफ्ट होकर 8500 के लेवल पर आया है। तो कम से कम एक बार की ये माना जा सकता है कि इन लेवल्स को बाजार शायद आसानी से तोड़े नहीं। ऊपर के लेवल पर पहले 8600 के पार टिककर क्लोज देना चैलेंज होगा और वहां से निकले तो फिर बाजार में लगभग 100 पॉइंट की और जगह तुरंत बनती हुई नजर आ सकती है। तो वोलेटाइल ट्रेड, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा लोअर लेवल पर शॉर्ट करने के बजाय शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी पर ध्यान देना ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रह सकता है आज का भी, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए आपको। लेकिन निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, उसको किस तरह से ट्रेड करें, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर ज्यादा तेजी या गिरावट देखने को मिल सकती है, इस सब पर चर्चा करते हैं। इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय कुणाल, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? आपको भी सेंस लग रहा है कि एक बॉटम फॉर्मेशन में है बाजार इस समय तेज गिरावट के बाद? देखिए हेमंत, शुक्रवार के ट्रेड में हमने एक बड़ा गैप निफ्टी में बनते देखा था और मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी वो गैप फिल नहीं करेगा तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि बॉटम तैयार हो गया है। मुझे लगता है कि गैप फिल 8650 के ऊपर होगा। तो जब तक निफ्टी 8650 को नीचे से ऊपर की ओर नहीं क्रॉस करता है तब तक मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। इनफैक्ट 8650 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिकवाली करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी का लॉजिकल टारगेट 8400 के आसपास बनता है। तो मेरी राय में अभी भी यहाँ से 100 से 125 अंकों की गिरावट की गुंजाइश दिखती है। ओके, और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो ज्यादा तेजी से गिरेंगे या बढ़ेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह की चॉपीनेस एक्सपेक्ट की जा रही है तो यहाँ पर बहुत अच्छा होगा अगर दोनों तरफ की पोजीशंस हो। टाइटन मुझे लगता है एक शेयर है जिसमें खरीद के चला जा सकता है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 410 पे रखें तो 430-35 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। बिकवाली की राय यूनियन बैंक में है जहाँ पर लगातार कमजोरी देखी गई है। मुझे लगता है कि 165 तक अकाउंट नीचे आ सकता है। शुक्रिया कुणाल आपका इस जानकारी के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि वो खबरों में सुर्खियों में। साथ ही ये भी बताएंगे पावर ग्रिड और बीपीसीएल के नतीजे कैसे आज निकल कर आ सकते हैं। सीएनबीसी आवाज का पोल हासिल करेंगे ब्रेक के उस पार। सुबह लक्ष्मी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज बाजार की नजर बीपीसीएल और पावर ग्रिड के तिमाही नतीजों पर भी रहने वाली है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, बताने के लिए मेरे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संदीप, बताइए बीपीसीएल और पावर ग्रिड से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अच्छे नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं दोनों ही कंपनियों से। सबसे पहले पावर ग्रिड की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा ऐसा अनुमान है कि इस बार जो टोटल इनकम है उसमें साल दर साल 18% के आसपास की ग्रोथ आएगी क्योंकि एनालिस्ट ज्यादातर मान के चल रहे हैं कि काफी अच्छा कैपिटलाइजेशन दरअसल ये कंपनी इस बार कर पाएगी, जिसमें 6500 करोड़ रुपए के आसपास की जो एसेट्स है वो कंपनी कैपिटलाइज कर पाएगी और करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास की जो एसेट्स है उसकी नई कमीशनिंग दरअसल इस कंपनी ने शुरू करी, जिसकी वजह से अबिडा में भी करीब 21.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। जहां तक मार्जिन की बात है तो अच्छे कैपिटलाइजेशन के चलते जो मार्जिन है उसमें भी करीब 200-250 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त आएगी और मार्जिन 87% के आसपास के आ सकते हैं। हालांकि जिस तरह से अबिडा ग्रो करेगा उसी लाइन में प्रॉफिट में इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, केवल 18% के आसपास के जंप वहां पे आएगा क्योंकि जो नई कमीशनिंग हुई है उसकी वजह से जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पर खर्च है वो दरअसल मुनाफे के ऊपर दबाव बनाएगा और मुनाफा केवल 18% के आसपास की ग्रोथ दिखाएगा। 1236 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का फिगर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि कैपिटलाइजेशन इस बार काफी स्ट्रांग रहने वाली है। जहां तक बीपीसीएल के नंबर्स की बात है तो अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि सरकार की ओर से अभी भी जो सब्सिडी का फिगर है उसको लेकर क्लैरिटी
क्लैरिटी नहीं सामने आई है, लेकिन हम जो अज्यूम कर रहे हैं उसके मुताबिक हमारा ऐसा अनुमान है कि जो सेल्स है उसमें करीब 18-18.5% के आसपास की कमी आएगी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अगर आप देखें तो साल दर साल उसमें 30% के आसपास की कमी आई, और जिस तरह से इंटरनेशनली प्राइजेस नीचे आए हैं, इन्होंने काफी सारे जो प्राइजेस है उसको रिवाइज किया था नीचे की, और रिवीजन किए थे पेट्रोल और डीजल दोनों के, तो उस लिहाज से सेल्स में इस बार हमारा ऐसा अनुमान है 18.5% के आसपास की कमी आ सकती है। EBITDA के फ्रंट पे हालांकि कि ये कंपनी जो है पॉजिटिव रिपोर्ट कर सकती है, 1900 करोड़ रुपए के आसपास का EBITDA ये कंपनी रिपोर्ट करेगी, क्योंकि ओवर रिकवरीज पेट्रोल और डीजल दोनों पे देखने को मिल रही है। 19 अक्टूबर से आपको याद हो तो डीजल की जो प्राइसेस है उनको भी डीरेगुलेट किया गया था, तो उस लिहाज से ओवर रिकवरीज के चलते हमारा ऐसा अनुमान है कि नंबर्स के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल की नीचे जो कीमतें हैं वो नीचे आई हैं, जाहिर सी बात है कि इन्वेंट्री लॉसेस का फिगर काफी हैवी हो सकता है, जैसा हमने पहले जो रिफाइनिंग कंपनी से रिपोर्ट किया है उसमें भी देखा है। तो उस लिहाज से हमारा ऐसा अनुमान है कि $3 प्रति बैरल के आसपास की जो इन्वेंट्री लॉसेस है वो शायद एक कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, और ओवरऑल करीब $2.5 प्रति बैरल के आसपास की जीआरएम्स है वो ये कंपनी रिपोर्ट करेगी। लेकिन हम जो नंबर्स लेके चल रहे हैं जिसमें हमारा ऐसा अनुमान है कि 900 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा ये कंपनी रिपोर्ट करेगी, उसमें हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सरकार की ओर से पूरा जो एडिक्वेट सपोर्ट है, जो सब्सिडी है वो देखने को मिलेगी, और अपस्ट्रीम और सरकार का कंट्रीब्यूशन मिला के इन कंपनियों के ऊपर कोई भी अंडर रिकवरी का बोझ दरअसल नहीं निकल के सामने आएगा, जिसकी वजह से ये कंपनियां प्रॉफिट कर सकती हैं। लेकिन अगर सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट सामने नहीं आता है और इन्वेंट्री लॉसेज जिसकी बात हम कर रहे हैं वो अगर $3 से बढ़ते हैं, वो $6 प्रति बैरल के आसपास तक आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो जीआरएम्स है वो नेगेटिव हो सकते हैं। अगर जीआरएम्स नेगेटिव टेरिटरी में जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो मुनाफे की फिगर की हम बात कर रहे हैं वो शायद लॉसेस में भी तब्दील हो सकता है। इसीलिए हमने देखा है कि जो एलएस है एक बड़ा रेंज है जो वो मान के चल रहे हैं बॉटम लाइन के फिगर के फ्रंट पे 2450 करोड़ रुपए के लॉसेस और उसके साथ साथ 1900 करोड़ तक के जो प्रॉफिट्स हैं, ये एक बड़ी रेंज है जिसके बीच एनालिस्ट मान के चल रही है कि इनके जो बॉटम लाइन के फिगर है वो आ सकते हैं। तो दो चीजों के ऊपर खास नजर रहेगी, क्या सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट इस कंपनी को मिलता है, और दूसरी बात इन्वेंट्री लॉसेस किस तरह के आते हैं उसी के ऊपर बॉटम लाइन का फिगर इस कंपनी का डिपेंड करेगा। बिल्कुल, बाटा, वोल्टास, एस्कॉर्ट्स, एनसीसी इंडिया समेत लंबी लिस्ट है मिड कैप कंपनियों के जिनके नतीजे आ जाएंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आईटी कंपनियों की संस्था नैसकॉम ने FY16 के लिए एक्सपोर्ट गाइडेंस में कटौती करी है। नैसकॉम का मानना है कि अगले वित्त वर्ष में आईटी एक्सपोर्ट 12 से 14% बढ़ेगा, जबकि चालू साल के लिए 13 से 15% ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने पहले दिया था। नैसकॉम के मुताबिक करेंसी मार्केट के उतार चढ़ाव और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आईटी एक्सपोर्ट के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है, और हमने कल देखा ज्यादातर आईटी कंपनियों में दबाव देखने को मिला था इस बयान के बाद। आइए सुन लेते हैं वो क्या बयान था। The most critical issue that we had to really deal this year was the currency fluctuation. Yeah. As you know, almost 40 to 50% of our business happens outside of US, and some of those currencies have been very, very volatile. That has actually eaten into the share of what we have been able to realize as an industry. So the currency fluctuation was a big surprise compared to the beginning of the year when we gave the guidance to where we ended up. चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि वो खबरों में हैं और सुर्खियां बना रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आपकी आज क्या रणनीति है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। चलिए अब जानते हैं कौन से वो शेयर हैं जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। बताने के लिए जुड़ चुकी है हमारी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी और सोनम मेहता। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयरों पर नजर रखी जाए आज। हाय हेमंत, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों के साथ ही करेंगे। आज BPCL पावर ग्रिड अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी ही। इसके साथ आंध्र बैंक, एस्कॉर्ट्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, IL&FS इंजीनियरिंग, नैटको फार्मा, एस्ट्राजेनेका फार्मा, ये सब भी अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे, तो इन काउंटर्स पर भी आपकी खास नजर होनी चाहिए। JP एसोसिएट्स ने कल मार्केट आज के बाद
अपने तिमाही नतीजे घोषित किए जो बेहद ही कमजोर है। हर एक फ्रंट पर आपको दबाव देखने को मिलेगा। कंपनी की बिक्री में 18% की गिरावट आई है। कंपनी ने 116 करोड़ का घाटा दर्ज कर दिया है पिछले साल के लगभग 90 करोड़ के घाटे के मुकाबले। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे कंपनी को एक्सेप्शनल गेन भी हुआ है 480 करोड़ का। अगर ये गेन नहीं होता तो कंपनी काफी बड़ा घाटा दर्ज करती हुई दिखाई देती। MM Holdings के नतीजों की बात करें तो काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं यहाँ कंपनी ने। कंपनी के टॉप लाइन में अच्छी बढ़त देखने को मिली है और अदर इनकम में भी काफी सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से मुनाफे में करीब 85% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। DLF के काउंटर पर नजर, जहाँ पे फंड जुटाने की दिशा में सही सलाह के लिए बैंकों का चुनाव किया जा रहा है। यहाँ पे JP मॉर्गन स्टैनली रीट्स के जरिए फंड जुटाने के लिए मदद करेंगे। 2016 के वित्त वर्ष में 2 रीट्स की लिस्टिंग की तैयारी की जा रही है, जिसके जरिए 3600 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ भी बातचीत जारी है रीट्स में पार्टनर बनने के लिए। BHL भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ भेल के विनिवेश के लिए 6 मर्चेंट बैंकर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी, जिसमें कि सिटी ग्रुप, SBI कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एडलवाइज और IDBI के नाम शामिल हैं। NVCC के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहाँ पे कंपनी को 230 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी का। ये प्रोजेक्ट मिला है IIT यूक्री से। सुज़लॉन, यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी का स्टेक खरीदने के लिए कंपनी PV पावरटेक के साथ बातचीत में है, जो कि एक सोलर एनर्जी पैनल बनाती है। ये कंपनी दिलीप सांघवी के बेटे आलोक सांघवी द्वारा प्रमोटेड कंपनी है। L&T, BEL, टाटा पावर, ओल्टा के काउंटर पर खास नजर होनी चाहिए, जहाँ पे सरकार बहुत जल्द एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती हुई नजर आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2 इंडियन कंसोर्टियम्स को 40 से 50 हजार करोड़ का बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स का कॉन्ट्रैक्ट देगी। इसमें एक कंसोर्टियम L&T टाटा पावर का है और दूसरा कंसोर्टियम रोल्टा और BEL का है। ये तमाम शेयर हैं जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। और कल डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे कमजोर होकर 62.18 पर जाकर बंद हुआ। रुपए की चाल आज कैसी रह सकती है, चलिए जानते हैं। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रेंज देख रहे हैं आज आप रुपए के लिए? हेमंत जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट हुआ था और हम देख भी रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से मार्केट का जो मूव है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड में ही है। तो मुझे लगता है कि आज भी थोड़ा सा जो मार्केट ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो सकता है। तो हमारा व्यू बाय साइड में रहेगा, मीन्स मार्केट डेप्रिशिएट हो सकता है। तो करीबन 62.10 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमें लगता है करीबन 62.40 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कच्चे तेल और सोने को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं आप? देखिए, अगर हम कच्चे तेल को देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि $50 के ऊपर है अभी भी NYMEX क्रूड। तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा बाइंग साइड में रह सकते हैं। हालांकि $54 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है। तो मुझे लगता है कि 50 से लेकर 54 के बीच मार्केट रह सकता है। तो करीबन बाय इनिशिएट करना चाहिए MCX क्रूड में करीबन 312030 के आसपास। टारगेट हमें लगता है करीबन अगेन 3200 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, और सोने पर क्या राय होगी, उसे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए, गोल्ड में कल हमने देखा कि 27,000 के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है और डॉलर में भी मार्केट थोड़ा वीकनेस में ही है। तो मुझे लगता है कि 27,000 की रेंज के आसपास अगर प्राइस दोबारा से मिलते हैं तो बिकवाली करना चाहिए। नीचे टारगेट करीबन 26,700 तक देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। ICICI बैंक ने मोबाइल पर भारत का पहला डिजिटल बैंक कल लॉन्च किया। पॉकेट्स नाम से ये एप्लीकेशन फिलहाल सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इसे कोई भी डाउनलोड करके ई-वॉलेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है। ICICI बैंक के पॉकेट से आप एक मोबाइल ऐप के जरिए किसी के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फेसबुक और गूगल प्लस पर मैसेज भेजकर मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा आप बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसी सेवाओं का फायदा भी उठा सकते हैं। इस डिजिटल बैंक को डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा एक वर्चुअल वीजा कार्ड और चाहे तो इससे जुड़ा एक फिजिकल कार्ड भी। ई-वॉलेट में पड़े पैसों पर ग्राहक ब्याज भी कमा सकते हैं, लेकिन ब्याज कमाने के लिए ICICI बैंक में अकाउंट खोलना जरूरी होगा। यानी सिवाय कर्ज के इस ऐप से आप सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल पर कर पाएंगे, या यूं कहें पेमेंट बैंक के लाइसेंस जारी हो इससे पहले ICICI बैंक ने मैदान मार लिया है। एक कोशिश नहीं है, ये एक प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑफर हो चुका है और जैसा कि मैंने कहा ये एक एब्सोल्युटली कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस है जिसमें एंटायर पेमेंट सोल्यूशन इंक्लूडेड है और ये डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है और एक तरह से ये एक वॉलेट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है चाहे उस इंसान के पास बैंक अकाउंट हो या ना हो।
चूंकि इस ई वॉलेट में इनबिल्ट वीजा कार्ड है, ग्राहक इसे किसी भी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे ई वॉलेट्स की तरह कोई खास टाइप की जरूरत नहीं है। पॉकेट्स पर ग्राहक 10,000 रुपए प्रति महीने तक के ट्रांजैक्शन बिना KYC के कर सकते हैं। फिलहाल बैंक पॉकेट्स पर यूनिवर्सल वॉलेट और सेविंग्स अकाउंट ही दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरी बैंकिंग सेवाएं और शायद कर्ज भी बैंक पॉकेट्स पर ऑफर करेगा, जो RBI के नियमों के चलते दूसरे पेमेंट बैंक नहीं कर पाएंगे। कविता कृष्णन, मुंबई। चलिए, वक्त है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि स्टॉक 2020 हाजिर होगा इस ब्रेक के बाद। जी हाँ, नीरज और आशीष इंटरेस्टिंग मुकाबला आज खेलेंगे, आप देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।